हे गाइस, दिस इज नीरज एंड वाचिंग क्यूट्रिक्स। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। गुड इवनिंग मंजू, गुड इवनिंग हेमा। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसी चल रही है तैयारी? 2 दिन हैं और एग्जाम को आपके। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा, सब ठीक चल रहा होगा। चलिए, कम ऑन, जल्दी से सब लोग जुड़ जाइए। आज हम लोग करने वाले हैं अर्थमेटिक रीजनिंग के क्वेश्चन, है ना, यानी मैथ्स और रीजनिंग को मिक्स करके। बेसिकली अर्थमेटिक रीजनिंग में मैथ्स ही आती है ना, लेकिन उसको रीजनिंग भी कहा जाता है क्योंकि थोड़ा सा आपको सोचना पड़ता है। ठीक है, मैथमेटिकल रीजनिंग, अर्थमेटिक रीजनिंग कुछ भी कह सकते हैं। ठीक, चलिए चलिए गाइस, तो बहुत ज्यादा वेट नहीं करते, आप सभी का फिर से स्वागत है क्यूट्रिक्स पे। और हम लोग शुरू करेंगे आज की क्लास, जिसमें हम लोग करेंगे क्या, मैथमेटिकल रीजनिंग या अर्थमेटिक रीजनिंग के क्वेश्चन। मैथ से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं कि कुछ क्वेश्चंस उसमें मुझे दिखे थे जो आपके अरिहंत की बुक में दिखे थे और इंपॉर्टेंट भी हैं। तो बहुत अच्छे कुछ क्वेश्चंस मैंने चूज किए हुए हैं, लिए हुए हैं, अरिहंत के नहीं है। ठीक है, अलग से अलग सोर्स के क्वेश्चंस हैं। हाँ, क्राउलिंग, ओके। चलो, बढ़ते हैं अब हम लोग क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस का ये रहे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए गाइस, तो अर्थमेटिक रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग करने जा रहे हैं। पैटर्न वही रहेगा, आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं सोल्यूशन बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देर आर डियर एंड पिकॉक्स इन अ जू, बाय काउंटिंग हेड्स दे आर 80, द नंबर ऑफ देयर लेग्स इज 200, हाउ मेनी पिकॉक्स आर देयर। एक चिड़ियाघर में हिरण और मोर हैं, सिर गिनने से उनकी संख्या 80 होती है, उनके पैरों की संख्या 200 है। कितने मोर हैं, यानी मोरों की संख्या आपको बतानी है। ठीक है, जल्दी से बताएं। जल्दी से बताएं क्या आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का। चलिए सभी लोग जल्दी से बताएं, करवा रखा है ऐसा क्वेश्चन मैंने, है ना, जल्दी से करें। टेन, विक्रम का आंसर आ गया 10, यानी मोरों की संख्या 10 बता रहे हैं विक्रम। ओके, एनीवन एल्स? सभी लोग उम्मीद करता हूं सॉल्व कर रहे होंगे। चलिए जल्दी से करें गाइस, उतना टफ क्वेश्चन नहीं है, पहले भी मैंने आपको करवाया हुआ है। जय श्री कृष्णा दीपा जी, गुड इवनिंग जीतू। क्वेश्चन आपके सामने है गाइस, सॉल्व करिए जल्दी से। सॉरी, 60। ओके गाइस, चलिए बहुत लेट हो गया है, सोल्यूशन करा देते हैं आपको। तो डियर और पिकॉक्स, ठीक है, तो हम एज्यूम करते हैं कि जो नंबर ऑफ डियर है, यानी नंबर ऑफ डियर है, वो हम एज्यूम कर लेते हैं कि एक्स है, और जो पिकॉक है यानी जो मोर है, वो क्या है आपका, वाई है। ठीक है, हाँ, वाई है। ठीक, तो अब आपसे क्या कहा गया, बाई बाई काउंटिंग हेड्स दे आर 80, दे आर 80, यानी मतलब हेड तो भाई हर किसी का एक ही होता है, दो सर तो होते नहीं है किसी के, है ना। यानी यहां से इक्वेशन बनेगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 80। दूसरी इक्वेशन क्या कह रही है, द नंबर ऑफ देयर लेग्स इज 200, जो उनके पैरों की संख्या है वो 200 है। जो डियर होता है यानी जो हिरन होता है उसके 4 पैर होते हैं, है ना। यानी एक हिरन यदि एक्स है तो एक हिरन के यदि 4 पैर है तो एक्स हिरन के कितने पैर होंगे, 4x होंगे, है ना, 4x होंगे। उसी तरह जो मोर होती है या मोर होता है उसके 2 पैर होते हैं, तो 2y इज इक्वल टू आपका 200 आपको दिया हुआ है। अब इन दोनों ही को आपको सॉल्व करना है। 17 इन 26, हाँ जीतू, उसका क्वेश्चन, उसका आंसर आ गया था मेरा भी। हाँ बिल्कुल, वो क्वेश्चन सही था। हाँ, थोड़ा सा लैंग्वेज उसमें प्रॉब्लम हो गई थी। चलिए कोई बात नहीं, कर लिया तो अच्छी बात है।
x प्लस वाई इज टू 80, 4x प्लस 2y इज टू 200। अब इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 से डिवाइड करने के बाद जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी कितनी, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ठीक है, अब इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। 2 से 1 को माइनस कर देते हैं, तो इसके नीचे रख देंगे हम लोग x प्लस वाई इज इक्वल टू 80। ठीक है, तो ये देखिए माइनस जब करते हैं तो सारे सिंबल चेंज हो जाते हैं, तो माइनस वाई से माइनस प्लस वाई कैंसिल हो गया, 2x माइनस एक्स आपका x हो जाएगा और 100 माइनस 80 आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, यानी जो x की वैल्यू है वो 20 आ गई है। अब इस x की वैल्यू को आप कहीं भी रख दें, इस वाले इक्वेशन में रखेंगे तो जो y की वैल्यू हो जाएगी वो 60 हो जाएगी, यानी जो मोर है, जो पिकॉक है वो 60 है, 60 है, और जो x है वो 20 है। ठीक है, गॉट इट, चलो बहुत बढ़िया, समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं सभी के। अगले क्वेश्चन की तरफ स्विच करेंगे, क्लियर है ना सभी को, सभी को क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ स्विच करेंगे। अ फादर इज नाउ 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, एक जो पिता है, सन 5 years बैक ही वाज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, द एज ऑफ द सन इन ईयर्स इज, एक पिता अपने अब मतलब प्रेजेंट में अपने बेटे से 3 गुना बड़ा है, 5 साल पहले वो अपने बेटे के रूप में 4 गुना पुराना था, मतलब 4 गुना था अपने बेटे से 5 साल पहले। हिंदी में ट्रांसलेशन में दिक्कत है। पुत्र की आयु आपको बतानी है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आपको करवा रखे हैं, जल्दी से बताएं क्या आंसर रहेगा, चलिए जल्दी से बताएं। चलिए जल्दी से बताएं क्या आंसर होगा। कम ऑन, कई बार करवा रखे ऐसे क्वेश्चंस, जल्दी से करें। फाइव, विक्रम का आंसर आ गया 5। चलिए भाई देखिए इधर, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवा रखे हैं। अ फादर इज नाउ 3 टाइम्स एज ओल्ड एज इज सन, ठीक है, यानी प्रेजेंट की बात की गई है, 0 है ना, 0 ईयर, तो 3 टाइम्स एज ओल्ड एज इज सन का मतलब उनका रेशियो जो होगा, जो अनुपात होगा वो 3:1 होगा, 3:1 होगा। 5 ईयर्स बैक यानी 5 साल पहले, यानी -5, ठीक है, 5 साल पहले जो एज था वो कितना था, 4:1 था, यानी द फादर वॉज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। तरीका मैंने आपको बताया हुआ है इसका, जो एक्चुअली सबसे पहले आपको इसका डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस आपका इक्वल नहीं है, तो डिफरेंस इक्वल करेंगे सबसे पहले आप। डिफरेंस इक्वल करने के लिए आपको इसका डिफरेंस 2 और इसका डिफरेंस 3, ठीक है, फिर कंफ्यूज हो गया सर मैं, हाँ, तो 2 और 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, 4 2 8, 2 1 2। किसी ने भी एजेस वाला क्वेश्चन नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। 3 3 9 और 3 1 3, और जो इसके बीच का गैप है वो 5 ईयर का है, और जो एक्चुअली गैप है वो कितने का है, 1 का है। ठीक है, यानी 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो आपकी 5 ईयर हो गई, कितनी हो गई, 5 ईयर हो गई। आपको क्या निकालनी है, पुत्र की वर्तमान आयु बतानी है वर्षों में, तो वर्तमान आयु कितनी है, 9 है, 3 है वर्तमान 0 में, तो 5 3 जा कितना हो जाएगा आपका 15 ईयर, यानी 15 साल। आंसर नहीं, 5 नहीं होगा आंसर, 1 यूनिट की वैल्यू 5 आई है ना, 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी थी, तो 3 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो 5 ईयर हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है, तो सॉरी 3 यूनिट की वैल्यू 15 ईयर हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 5 है। ठीक है, गॉट इट एवरीवन। चलिए समझ में आ गया होगा, यदि किसी को प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम्स ऑन एजेस वाला जो लेसन है आपको थंबनेल में दिख जाएगा, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, ठीक है, इसको देख लीजिएगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। 5 ईयर्स क्यों होगा जी, तो 15 होगा ना, 5 ईयर तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू 5 आ गई, तो प्रेजेंट एज बतानी है, तो भाई प्रेजेंट एज तो 3 इंटू 5, 5 3 15 तो होगा। ठीक है, क्लियर है सभी को, सबको क्लियर है, एक बार कंफर्म करेंगे सब लोग, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट।
चलो बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ स्विच करेंगे। अ वेटर सैलरी कंसिस्ट ऑफ हिज सैलरी एंड टिप्स ड्यूरिंग 1 वीक हिज टिप्स वर 5/4 ऑफ हिज सैलरी, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हिज इनकम केम फ्रॉम टिप्स। टिप्स का मतलब यहाँ पे सुझाव आया होगा हिंदी में, लेकिन टिप का मतलब जब हम किसी वेटर को, जो कस्टमर होते हैं वो वेटर से खुश होकर जो पैसे देके जाते हैं उसको टिप कहते हैं। अब एक वेटर के वेतन में उसके वेतन और सुझाव दोनों शामिल हैं। सुझाव का मतलब टिप है, यहाँ पे टिप्स को उसने सुझाव कन्वर्ट कर दिया गूगल ट्रांसलेट ने। एक सप्ताह के दौरान उसके जो टिप है उसके वेतन के 5/4 थे, तो उसकी आय का कितना हिस्सा टिप से आया है ये आपको बताना है। चलिए कम ऑन जल्दी से बताएं, उसकी आय का कितना हिस्सा टिप से आया है, यानी व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हिज इनकम केम फ्रॉम टिप। यानी टिप कितना फ्रैक्शन है, यानी टिप अपॉन आपको टोटल सैलरी बतानी, टोटल सैलरी करना है। ठीक है, चलिए जल्दी से बताएं, कोशिश करें, उसके बाद मैं बताता हूं अदरवाइज। नेट इशू ओके, कोई बात नहीं जीतू, बाद में देख लेना, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो। कम ऑन गाइज, आर यू गाइज एबल टू डू दिस क्वेश्चन? कर पा रहे, नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे तो बताएं। 25%? नहीं हेमा, परसेंटेज में आंसर नहीं देना है आपको, आपको हिस्सा बताना है, आपको फ्रैक्शन बताना है। फ्रैक्शन का मतलब ए अपॉन बी की फॉर्म में होना चाहिए आंसर आपका। चलिए गाइस इधर ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका आप एक्स एज्यूम कर लें, दूसरा तरीका कोई नंबर एज्यूम कर लें। मैंने आपको दो तरीके से सोल्यूशन करके बताऊंगा। मान लेते हैं वो जो वेटर है उसकी जो सैलरी है वो एक्स है। यदि उसकी सैलरी एक्स है तो जो टिप होगी, उसकी जो टिप्स होंगी वो क्या होगी, एक्स का 5/4, यानी 5/4x। ठीक हो गया। अब आपसे वो क्या कह रहा है, 5/4x हो गया, तो जो टोटल सैलरी होगी, टोटल सैलरी क्या है, सैलरी प्लस टिप है, टोटल सैलरी जो है वो कितनी है, एक्स प्लस 5/4x है। 5/4x उसकी टोटल सैलरी हो गई, तो ये हो जाएगा 5 और 4 9, यानी 9x/4 उसकी टोटल सैलरी हो गई, है ना, ये टोटल सैलरी हो गई। और आपका टिप कितना है, टिप आपका 5/4x है ना। तो आपको क्या करना है, आपसे बोला गया आपको निकालना था टिप अपॉन टोटल सैलरी बताना था, फ्रैक्शन फॉर्म में बताना था ना आपको। तो फ्रैक्शन कितना है, 5/4x अपॉन 9/4x। अब देखो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर 5/9 आएगा। यदि हम इस क्वेश्चन को एक्स से एज्यूम करके करते हैं, मान लेते हैं सैलरी एक्स है, तो 5/4x यानी 5/4 इंटू 100 टिप हो जाएगा, यानी 100 इंटू जब आप 5/4 करोगे तो ये हो जाएगा 25 पंजे 125, यानी 125 उसकी टिप हो गई, यानी टिप से उसको ज्यादा पैसे मिलते हैं, है ना। टोटल इनकम कितनी हो गई, टोटल सैलरी कितनी हो गई, 225 हो गई, 225 हो गई। ठीक है, आपसे बोला गया था टिप अपॉन टोटल सैलरी, तो टिप कितनी है 125 और टोटल सैलरी कितनी है 225। 25 5 जा 25 9 जा, दोनों ही तरीके से आंसर आपका बिल्कुल सेम आएगा, चाहे आप एक्स लेके करें चाहे आप 100 लेके करें। ठीक है, चलिए गॉट इट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, इफ यू राइट डाउन ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 देन हाउ मेनी टाइम्स डू यू राइट 3। यदि आप 1 से 100 तक सभी संख्याएं लिखते हैं तो आप कितनी बार 3 लिखते हैं, 3 कितनी बार लिखेंगे, यदि आप 1 से लेकर 100 तक लिखें पूरा, तो 3 कितनी बार लिखेंगे आप, ये आपसे पूछा गया है, कितने बार 3 लिखेंगे। चलिए जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं 3 कितने बार लिखेंगे। देखते हैं कौन सही आंसर इसका करता है।
रिंग घूम रहा है। दीपा जी यहाँ पे तो सब ठीक है, मुझे लगता है कि आपके यहाँ पे नेटवर्क का इशू है, बिकॉज यहाँ पे तो सब ठीक है। आप रिकॉर्डेड देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जल्दी से बताएं, इस आंसर में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए दोस्तों। 1 से लेके 100 तक सभी संख्याएं आप लिखेंगे तो 3 कितने बार लिखेंगे? हेमा का आंसर है 11 बार, सुमंत कह रहे हैं 20 बार। और कोई? एनीवन? और कोई आंसर है? 19 बार कह रहे हैं जीतू। नमस्कार कृष्णा जी, 19 बार जीतू कह रहे हैं। और बाकी कोई? 1 से लेके 100 तक जब आप लिखेंगे तो 3 कितने बार लिखेंगे? विक्रम का भी आंसर 20 आ गया है। चलिए देखिए भाई, ठीक है, तो सबसे पहले तो आप जो 3 वाली लाइन है उसको लिख लेते हैं। 3, 13, 23, ठीक है, 33, 43, 53, 63, 73, 83 और 93, है ना। अब इसमें 3 कितने बार आया है? इसमें 3 11 बार आया है। कैसे 11 बार आया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसमें कई लोग गड़बड़ करते हैं कि इसमें 10 लिख देते हैं, इसमें 10 नहीं है, इसमें 3 2 बार आया है 33 में, ठीक है। एक तो 11 आपका ये हो गया। फिर जब आप 31 से काउंट करते हैं, 31, 32, 33 तो आ चुका है ना एक बार, 33 को आप दोबारा नहीं लिखोगे। 34, 35, 36, 37, 38, 39, ये कितने बार है? 1 2 3 4 5 6 7 8 बार, है ना। 8 बार, है ना। 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 38, 39, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स। यानी ये कितना हो गया आपका? 8 टाइम हो गया, ठीक है। हाँ 20 बार, ठीक। तो ये 11 और 8 आपका कितना आ गया? 19 आ गया। तो 20 के लिए एक और मिस हो रहा है हमारा, कौन सा छूट रहा है? एक एक हमारा कौन सा छूट रहा है? 30, राइट, बिल्कुल सुमंत, ठीक है। तो जो एक 30 है वो भी हमारा छूट रहा है, तो ये आपका क्या हो गया? टोटल 9 हो गए। तो आपका 11 प्लस 8 आपके ये हो गए, प्लस आपका एक 30 हो गया, तो आपके कितने हो गए? 20। ऐसे 20 बार आप 3 को लिखेंगे, ठीक है। 20 टाइम्स आप 3 को लिखेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। ये बिल्कुल एंटायरली अलग टॉपिक के क्वेश्चन है, मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन इनको कहा जाता है। इफ 100 cats kill 100 mice in 100 days, then 4 cats would kill 4 mice in how many days? यदि 100 बिल्लियां 100 दिनों में 100 चूहों को मार देती हैं, तो 4 बिल्लियां 4 चूहों को कितने दिनों में मार देंगी? चलिए जल्दी से बताएं। यदि 100 बिल्लियां 100 दिनों में 100 चूहों को मार देती हैं, तो 4 बिल्लियां 4 चूहों को कितने दिनों में मार देगी? ये कहीं ना कहीं टाइम एंड वर्क से रिलेट करता है। देखो 100 बिल्लियां हैं यानी 100 मैन हो गए, है ना। 100 दिन डेज हो गए। 100 चूहे मारना एक काम है, चूहे चूहे मारना एक काम है उनका, तो 100 उनका वर्क हो गया। अब मैंने आपको हिंट दे दिया है, तो जल्दी से आंसर बताइए। सुमंत का आंसर 4, जीतू का आंसर 4। अच्छा कुछ भी मतलब 4 बिल्लियां 4 चूहों को 4 दिन में मारेंगी? दोबारा रिपीट। 4 बिल्लियां 4 चूहों को 4 दिन में कैसे मारेंगी भाई? रिपीट करो मंजू, सभी का आंसर 4 आ रहा है, कुछ भी मतलब। अच्छा ऐसा तो जरूरी है क्या? मतलब 100 बिल्लियां 100 दिनों में 100 चूहों को मार रही है, मतलब एक दिन में एक चूहा मार रही है इसका मतलब? तो 4 बिल्लियों को 4 चूहों को मारने में तो फिर 4 दिन क्यों लगेंगे? अरे वाह, सभी लोग 4 आंसर कर रहे हैं, क्या बात है। इधर ध्यान देना सब लोग जरा, ठीक है। कुछ भी मतलब 100 है तो 4 हो गया, यानी 100 है तो 4 हो गया, है ना। नहीं भाई ऐसे नहीं होगा, ठीक है। देखो M1 D1 H1 या E1 अपॉन W1, ये फॉर्मूला पढ़ा है, इज इक्वल टू M2 D2 H2 E2 अपॉन W2, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, पढ़ा है ना। एक्चुअली ऐसे क्वेश्चंस में जब हम टाइम एंड वर्क की बात करते हैं तो इनवर्सली हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन लगता है। मतलब इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब इनवर्स यूनिटरी मेथड लगता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं भाई, 4 चॉकलेट का प्राइस 50 रुपए है, तो एक चॉकलेट का प्राइस 50/4 कर देते हैं। लेकिन इन क्वेश्चन में 50/4 नहीं होता, 50 × 4 हो जाता है। इसको इनवर्स यूनिटरी मेथड कहते हैं, ठीक है। तो भाई M1 और D1 है, H और E तो हमारा नहीं है, ठीक है, तो H और E को हम छोड़ देते हैं। कितनी बिल्लियां हैं? 100 बिल्लियां हैं। कितने दिन लगा रही हैं? 100 दिन लगा रही हैं। कितने बिल्लों को मार रही हैं? कितने चूहों को मार रही हैं? 100 चूहों को मार रही है। ये टोटल वर्क हो गया, टोटल डेज हो गए और टोटल आपके
वर्कर्स हो गए, इज इक्वल टू कितने बिल्लियां हैं, 4 बिल्लियां, कितने टोटल वर्क कितना है, 4 चूहे हैं, और कितने दिनों में मारने के लिए आप x ले लो यहां पे, ठीक है। सॉल्व करो जरा, 100 से 100 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो x की वैल्यू यानी नंबर ऑफ डेज की वैल्यू कितनी आई, 100 आई, यानी 100 दिन का समय लगेगा, ठीक है। यानी 4 बिल्लियों को 4 चूहों को मारने में 100 दिन लगेंगे। जरा सोचो, 100 बिल्लियां 100 दिनों में 100 चूहे मार रही हैं, 100 बिल्लियां 100 दिनों में चूहे मार रही हैं, 100 दिनों में। यदि 100 बिल्लियां यदि एक दिन में 100 चूहे मारती ना, तब जाके आप कहते कि 4 बिल्लियां 4 चूहे 4 दिन में मार रही हैं। सबको समझ में आया? यदि यहाँ पे 100 बिल्लियां एक दिन में 100 मार रही होती तो हम कहते हैं कि एक बिल्ली की जो एफिशिएंसी है वो एक चूहा है ना, एक चूहा मारने की एफिशिएंसी है। लेकिन यहाँ पे 100 बिल्लियां 100 दिन में मार रही हैं। ये कुछ उस तरीके का क्वेश्चन है, यदि मैं कहूं इनडायरेक्टली कि यदि एक कपड़ा 1 घंटे में सूख रहा है तो 10 कपड़े कितने घंटे में सूखेंगे, है ना, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। मुझे 100 निकालने में डर लग रहा था, अच्छा लिखने में डर लग रहा था। क्यों, डरो मत भाई, डरना क्यों है, जो सही है वो सही है, ओके, कॉन्फिडेंस होना चाहिए भाई इतना, ठीक है। तो जैसे वो क्वेश्चन होता है ना कि एक कपड़ा 1 घंटे में सूखता है तो 10 कपड़े 10 घंटे में सूखेंगे, है ना, तो वो 10 घंटे नहीं 1 घंटा ही होता है, क्योंकि सारे कपड़े एक साथ डले हुए होते हैं। पता होगा आप लोगों को ये क्वेश्चन तो, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्योंकि जगह बहुत ज्यादा चाहिए थी हिंदी इंग्लिश के लिए, इसलिए बहुत बड़ा है क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। अब बस स्टार्ट फ्रॉम सिटी एक्स, ऐसा ही एक क्वेश्चन, या मुझे लगता है वही क्वेश्चन है, हाँ ये क्वेश्चन मैंने परसों भी कराया है, अरिहंत की बुक में ये क्वेश्चन सेम था। हालांकि मैंने आज का जो सोर्स है वो अरिहंत की बुक नहीं है, लेकिन सेम क्वेश्चन है लगभग लगभग, खाली थोड़ा बहुत चेंज है। अब बस स्टार्ट फ्रॉम सिटी एक्स, द नंबर ऑफ वुमेन इन द बस इज हाफ ऑफ द नंबर ऑफ मैन। इन सिटी वाई 10 men leave the bus and 5 women enter now. The number of man and women is equal now. बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, मैंने करवाया हुआ है परसों। इन द बिगिनिंग हाउ मेनी पैसेंजर्स एंटर द बस। शहर एक्स से एक बस शुरू होती है, बस में महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से आधी है। सिटी वाई में 10 पुरुष बस से उतर जाते हैं और 5 महिलाएं प्रवेश करती हैं। अब पुरुषों और महिलाओं की संख्या बराबर है, शुरुआत में कितने यात्री बस में थे। चलिए कम ऑन, जल्दी से आंसर बताएं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, करवा रखा है परसों मैंने, तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। जल्दी जल्दी बताएं। सुमन 45, जीतू कह रहे हैं 30, अच्छा विक्रम कह रहे हैं 14, 15/30। विक्रम थोड़ी ना रेशियो निकालना है, अच्छा अच्छा 15 और 30 दो कह रहे हो, आपकी 15 वुमेन है कोई हो गई और मैन 30 हो गए, बिल्कुल ठीक जवाब, क्योंकि परसों मैंने करवाया हुआ था। क्या करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए देखिए, मैन और वुमेन आपको एज्यूम करना था, दो तरीके मैंने आपको बताए थे। यदि आप वुमेन क्या बोला गया, नंबर ऑफ वुमेन इन द बस इज हाफ, यानी यदि आप मैन को एक्स एज्यूम करोगे तो वुमेन आपकी x/2। सर आज भी करवा दीजिए परसों, ओके नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम दीपा जी, मैं करवा रहा हूं। तो देखिए आपसे कहा गया कि जो वुमेन है वो मैन की हाफ है, आधी है, ठीक है। तो यदि हम मैन को एक्स एज्यूम करेंगे तो वुमेन हमको x/2 एज्यूम करना पड़ेगा, और जब अपॉन आ जाता है यानी बाई आ जाता है तो हमारी कैलकुलेशन टफ हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, हम लोग मैन को ही 2x एज्यूम कर लेते हैं, यानी मैन हम मान लेते हैं कि 2x थे तो वुमेन x हो जाएंगे, बिल्कुल उसका हाफ हो गया, ठीक है। इतने हो गए। अब सिटी वाई में जाने के बाद 10 जो पुरुष थे वो लोग बस से उतर गए, तो 2x - 10 हो गया, ठीक है। और 5 जो 5 वुमेन है वो एंटर कर गई, 5 वुमेन का मतलब x+5 हो गया, सिटी वाई की बात ही की जा रही है। और इस कंडीशन में जो दोनों हैं यानी पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या बराबर है, यानी 2x - 10 का जो मान होगा वो x+5 के इक्वल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x - x इज इक्वल टू 5+10। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी, यानी जो वुमेन है वो वुमेन आपकी 15 है, और 15 दूनी 30, जो मैन है वो 30 है। टोटल आपका मैन प्लस वुमेन 30 + 15 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 45 आपके टोटल पैसेंजर्स थे, ठीक है। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया होगा, ठीक, आसान क्वेश्चन था। 2x मैन आधे वुमेन, 2x - 10 10 उतर गए, x+5 5 चढ़ गए, दोनों का मान इक्वल है, आंसर आपका आ गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अ फार्मर बिल्ट अ फेंस अराउंड हिज स्क्वायर प्लॉट, ही यूज्ड 27 फेंस पोल्स ऑन ईच साइड ऑफ द स्क्वायर, हाउ मेनी पोल्स डिड ही नीड ऑल टुगेदर। एक किसान ने अपने चौकोर भूखंड के चारों ओर बाड़ लगाई है, उन्होंने स्क्वायर के प्रत्येक तरफ 27 बाड़ के डंडों का इस्तेमाल किया।
इसे कितने ध्रुवों की आवश्यकता है, ध्रुव का मतलब यहाँ पे पोल है, कितने पोलों की आवश्यकता है, पोल मतलब ध्रुव होता है, तो हमारे गूगल महाराज ने पोल को ध्रुव लिख दिया है। चलिए जल्दी से बताएं, चारों तरफ से फेंस लगाना है तो कितने की आवश्यकता है? ओके, अब मैं एक डाउट क्लियर कर दूं आप लोगों का। एक सेम क्वेश्चन आपका, सेम ही क्वेश्चन था जहां तक मुझे याद अभी आ रहा है। एक प्रीवियस ईयर पेपर था जो हमने सबसे पहले सॉल्व किया था, प्रीवियस ईयर पेपर, उसमें ये क्वेश्चन था, यदि आप लोगों को याद हो तो। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे गलती हुई थी उस समय, ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। आज सुमंत 108 आंसर नहीं है, 108 आंसर नहीं होगा, जरा दिमाग लगाइए क्या आंसर होगा, जरा सोचिए। 108 इज नॉट आंसर, नहीं नहीं, 108 आंसर नहीं है, समझिए ध्यान से। ठीक है, देखिए चौकोर है ना, स्क्वायर है। यस जीतू, जीतू का आंसर बिल्कुल सही है, स्क्वायर है। अब चारों तरफ 27 लगा रहा है वो, यानी चारों तरफ 27 लगाने का मतलब क्या है कि भाई इस कोने पे भी एक पोल होगा और इस कोने पे भी एक पोल होगा, और इन दोनों साइड के लिए, इन दोनों साइड के लिए आप इस पोल को इधर से भी काउंट करोगे और इस पोल को इधर से भी काउंट करोगे। सिमिलरली इस पोल को आप इधर से भी काउंट करोगे और ये वाला पोल आपका इससे भी काउंट करोगे, क्योंकि ये वाला पोल तो एकदम एंड में है ना, ये वाला पोल तो आपके एंड में है। उसी तरह ये वाला जो पोल है, ये वाला पोल आपका इधर की काउंटिंग में भी 27 आएगा और इधर की काउंटिंग में भी ये इसको इंक्लूड करके 27 होगा। ठीक है, तो इसीलिए जो है आपका जो आंसर होगा 27 इंटू 4 सभी ने किया 108, इसमें से आप 4 माइनस कर दोगे, आपका आंसर 104 होगा, ना कि 108 होगा। क्यों? क्योंकि जो 4 पोल होंगे वो चारों तरफ जो है आपके, उसने ये नहीं कहा है कि उसने टोटल 27 लगाए, उसने कहा कि जब वो 20 यहां से यहां तक गिनता है तो 27 होते हैं, है ना। 27 लगा रहा है, एक तरफ 27 लगा रहा है, दूसरी तरफ भी तो 27 ही है ना। चलिए, आई होप समझ में आ गया होगा सभी को। ठीक है, 108 आंसर नहीं होगा, 104 होगा, क्योंकि जो 4 एंड में जो पोल लगे हैं वो आपके दो साइड कवर कर रहे होंगे। गॉट इट एवरीवन? नेहा, दीपा जी, मंजू, हेमा, सुमन ने तो ओके बोल ही दिया है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको समझ में आ गया है क्यों हमने 104 लिखा है आंसर? क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ स्विच करेंगे। इन अ सिटी 40% ऑफ द अडल्ट्स आर इलिटरेट व्हाइल 85% ऑफ द चिल्ड्रन आर लिटरेट। If the ratio of the adult to that of the children is 2:3, then what percentage of the population is literate? ध्यान से समझिएगा। एक शहर में 40% वयस्क जो है वो निरक्षर हैं, यानी पढ़े लिखे नहीं हैं, जबकि 85% बच्चे जो है पढ़े लिखे हैं, यानी साक्षर हैं। यदि बच्चों के वयस्कों का अनुपात, यानी बच्चों व, यहाँ पे के की जगह व होगा, बच्चों व वयस्कों का अनुपात जो है 2:3 है, तो जनसंख्या का कितने प्रतिशत साक्षर है ना। आप लोग मत करिए सॉल्व, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक, चलिए हम लोग ये अज्यूम करके चलेंगे कि 100% आपका टोटल लोग हैं उस गांव में। ठीक है, उस विलेज में या उस सिटी की बात की गई है, तो उस सिटी में 100% आपके लोग हैं। ठीक है, अब देखो 40% ऑफ द अडल्ट और 85% ऑफ द चिल्ड्रन। क्वेश्चन यहां से शुरू नहीं हो रहा है, क्वेश्चन एक्चुअली शुरू हो रहा है यहां से, जहां पे आपको अडल्ट और चिल्ड्रन का रेशियो 2:3 दे रखा है ना। यानी 2:3 आपको अडल्ट और चिल्ड्रन का रेशियो दे रखा है, यानी 100 को यदि हम 2:3 में डिवाइड करेंगे तो 3 और 2 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 2 3 6, यानी 40 और 60 में स्प्लिट हो जाएगा। यानी 40 आपके अडल्ट हो गए और 60 आपके क्या हो गए, 60 आपके चिल्ड्रन हो गए। परसेंटेज लेना चाहे आप परसेंटेज ले लें, नहीं लेना चाहे ना लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है, 100% इक्वल टू यदि हम 100 लेंगे तो कोई फर्क नहीं होता है। पहले दिन से बता रहा हूं मैं आपको। यानी टोटल अडल्ट 40% हो गए, टोटल चिल्ड्रन आपके 60% हो गए। अब देखिए 40% ऑफ द अडल्ट आर इलिटरेट, यानी इस 40 का जो 40% है, विक्रम ध्यान से समझना, आपको इसमें दिक्कत हुई थी उस दिन, ठीक है ना। तो इस 40 का जो 40% है, इस 40 का जो 40% है वो आपका इलिटरेट है, यानी पढ़ा लिखा नहीं है। तो 40 का 40% 16 हो जाएगा, है ना। 40 का 40% 16 हो जाएगा, बचा आपका कितना 60, तो 4 छिक्का 24 ये हो गया, है ना। तो अब यहां पे ये 40 का 40% है, यानी इलिटरेट है, और ये लिटरेट है, यानी ये पढ़ा लिखा नहीं है, ये आपका साक्षर है, यानी पढ़ा लिखा है। यानी ये जो 16 और 24 है ना, ये इस 100 से होता है। यदि हम परसेंटेज वैल्यू भी लेंगे तो ये 16% 100 के रिस्पेक्ट में होगा और ये 24% 100 के रिस्पेक्ट में होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसी तरह जब हम चिल्ड्रन की बात करेंगे तो चिल्ड्रन में 85% बच्चे जो हैं वो लिटरेट हैं, यानी साक्षर हैं, यानी 60 का 85%, है ना।
तो 60 का 85%, अब एक काम करो, आप 85% यदि लिटरेट है ना, तो भाई डेफिनेटली 15% क्या होंगे, इलिटरेट होंगे। तो 85 इंटू 6 करने से अच्छा है कि हम 15 इंटू 6 कर ले, और हमें पता है कि 15 6 90 होता है, यानी 9 होता है। यानी जो इलिटरेट का नंबर है वो 9 है, यानी इलिटरेट जो है यानी जो पढ़े लिखे नहीं है वो 9 है, और जो लिटरेट हैं जो पढ़े लिखे हैं वो आपके बाकी कितने बचे, आपके 60 में से 9 गया तो 51 बचे, यानी 51 वो हैं जो पढ़े लिखे हैं। 51% ऑफ 100 और 9% ऑफ 100। समझ में आ गया? ध्यान रखिएगा, ये जो 16% और 24% और 9% और 5% आता है, ये इस 100 का ही एक पार्ट होता है। ठीक है, समझ में आ गया? अब यहां पे जो अडल्ट में जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कितने हैं, 24% है, 24 है। और जो आपके चिल्ड्रन में पढ़े लिखे हैं वो कितने हैं, 51% है। कितने हैं, 51 है। तो 4 और 1 5, 5 और 2 7, है ना। 75 टोटल आपका परसेंटेज, ये दोनों परसेंटेज है, यानी 75% लोग, कितने प्रतिशत लोग कितने साक्षर हैं, तो 75% लोग आपके साक्षर हैं। समझ में आ गया सबको? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको समझ में आ गया है? मुझे कंफर्म करना है एक बार सभी लोग कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, लेकिन उम्मीद करूंगा कि सब लोगों को क्लियर होगा। कोई डाउट तो नहीं है? ट्री मेथड के क्वेश्चन मैंने आपको परसेंटेज में करवा रखे हैं। कम ऑन, क्लियर है ना? सभी लोग बताएं, सुमंत को क्लियर है? ओके, वेरी गुड। चलिए, बहुत बढ़िया। एनीवन एल्स? कोई डाउट तो नहीं है? थोड़ा डिले चल रहा है मुझे लग रहा है नेट, है ना? चलो, बहुत बढ़िया, सबको क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ए इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज बी, सी वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज ए 4 years ago. In 4 years time A will be 31. What are the present ages of B and C? A B C, A B C से 3 गुना पुराना है, A से 4 साल पहले 2 गुना था। चलो ठीक है, हिंदी ने रुला दिया है गूगल भैया ने हमारे, ठीक है ना। तो मैं समझा दे रहा हूं, ए जो है वो बी से 3 गुना है एज में, और सी 2 गुना है कब का, ए की उम्र आज से 4 साल पहले जो थी उसका 2 गुना है सी, है ना। अभी प्रेजेंट में सी की जो प्रेजेंट एज है वो ए की 4 साल पहले की एज की ट्वाइस है, ठीक है। और 4 साल बाद जो ए की एज होगी वो 31 साल होगी। तो आपको बी और सी की प्रेजेंट एज निकालनी है। जरा प्रयास करिए, कोशिश करिए, उसके बाद मैं बताता हूं कैसे करना है। चलिए, कम ऑन। इन 4 years, 4 साल बाद या 4 साल में, ठीक है। चलो कम ऑन, जल्दी से आंसर बताओ। चलिए, कम ऑन कम ऑन कम ऑन गाइस, यू गाइस कैन डू इट, कर सकते हैं आप लोग, जल्दी से बताएं। नाइन और 69, ओके। विक्रम का है 9 और 69। एनीवन एल्स? बी का 9, सी का कितना है सुमंत? बी यदि 9 है सुमंत, तो सी कितना है, जल्दी से बताएं।
चलिए देखते हैं, ठीक है। अब देखिए a इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज b, a b और c हमारे पास 3 लोग हैं। a इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज b, यानी b यदि x है तो a आपका 3x हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है, ये लाइन थोड़ा समझने वाली है, हिंदी को मत देखना, हिंदी गलत है। c was twice as old as a 4 years ago, है ना, यानी 4 साल पहले c जो था वो ट्वाइस था एज ओल्ड एज a, है ना। अब यहां पे दो कंफ्यूजन हो सकते हैं। पहला कंफ्यूजन क्या है कि या तो आपका सेंटेंस इस तरीके से हो सकता है कि भाई दोनों की एज का 4 साल पहले, कि ए का भी 4 साल पहले, सी का भी 4 साल पहले, या यहां पे कह सकता है कि सी वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज ए 4 years अगो, है ना। तो मतलब ए का 4 साल पहले, कि यदि केवल यदि ए का 4 साल पहले हम बोलेंगे तो दोनों में अंतर है। जैसे कि यदि मैं बोलूं कि केवल ए से 4 साल पहले, तो ए की प्रेजेंट एज कितनी है, 3x है, तो 4 साल पहले इसकी एज हो जाएगी 3x माइनस 4 इंटू का कितना हो जाएगा, ट्वाइस, यानी इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है, ट्वाइस हो जाएगा, ये सी की प्रेजेंट एज हो जाएगी, ठीक। लेकिन यदि यहां पे 4 years अगो आगे लिखा जाता, है ना, कि 4 years अगो सी वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज ए, है ना, एज 4 years अगो, मतलब जहां पे आपको ये दिया हुआ होगा कि ए और सी दोनों की 4 साल पहले, ए और सी दोनों की 4 साल पहले वहां पे दिया होगा, तब आप क्या करोगे, तब पहले तो ए का चलेगा 4 साल पहले 3x माइनस 4, ठीक है, और सी में कहां पहुंच गए, इंटू 2 तो आप करोगे, ठीक है, लेकिन फिर इसमें से दोबारा -4 करोगे, क्योंकि ये सी की एज प्रेजेंट आ जाएगी, 4 साल पहले की एज -4 आ जाएगी, समझ गए। यहां पे आपसे कहा जा रहा है कि 4 साल पहले जो ए की एज थी उसका इंटू 2 है सी की प्रेजेंट एज, लेकिन यदि ये 4 years अगो आगे आ जाता तो आपका सेंस जो है क्वेश्चन का चेंज हो जाता, ठीक है। फिलहाल आपके सामने ये पैटर्न है, 4 साल में जो ए है वो 31 साल का होगा, तो ए की प्रेजेंट एज 3x है, 4 साल में इसकी एज हो जाएगी 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 31, तो 3x इक्वल टू हो जाएगा 31 माइनस 4 27 होता है, x की वैल्यू आपकी 9 आ गई, तो ये हो गया 9, 9 3 जा 27, और इसको आप सॉल्व करेंगे सी को, तो ये हो जाएगा 2 27 माइनस 4, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 27 माइनस 4 23, तो 23 दूनी कितना होता है 46 होता है, यानी बी और सी का जो एज है वो है 9 और 46, ठीक है। क्लियर है सभी को, मेक मी कंफर्म इन द कमेंट सेक्शन, समझ में आ गया। मैंने थ्राइस ले लिया सी की एज को, कोई बात नहीं विक्रम, होता है, समझ में आ गया। 9 और 46 जो है सी की एज होगी, ए बी और सी की एज होगी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कम ऑन कम ऑन कम ऑन, मेक मी कंफर्म, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। सर सी वाला एक बार और, ओके ठीक है सुमन ध्यान दीजिए। देखिए सी में आपसे ये कहा गया है इस क्वेश्चन के लिए कि ए की जो 4 साल पहले एज थी ना, उसका डबल एज है सी की एज प्रेजेंट टाइम में, है ना। यानी आप इसको भूल जाइए, जो मैंने आपको एक कंडीशन दी उसको भूल जाइए, आप इस क्वेश्चन के लिए ध्यान रखिए। इस क्वेश्चन के लिए आपसे कहा गया है कि जो सी की प्रेजेंट एज है वो क्या है, सी की एडिशन ऑफ 4 years बताना है। अच्छा ठीक है, उसको अच्छा बता रहा हूं, ठीक है। देखो सी की जो प्रेजेंट एज है वो क्या है, ए की 4 साल पहले की एज इंटू 2 है, उसका 2 गुना है, मतलब सी की जो वर्तमान आयु है वो ए की 4 साल की पहले की आयु का 2 गुना था, एक्सक्यूज मी, ठीक है 2 गुना था, ठीक है। तो ये सी की एज हो गई। अब यहां पे 3x प्लस 4 में आप कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि यहां पे कहा गया कि इन 4 years यानी 4 साल में, यानी 4 साल बाद, 4 साल बाद जो ए होगा वो 31 साल का होगा, तो ए की प्रेजेंट एज क्या है 3x है, तो 4 साल बाद उसकी एज क्या हो जाएगी, 4 साल ऐड कर दिए 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 31, तो 3x की वैल्यू 27 हो जाएगी, x की वैल्यू 9 हो जाएगी। ये जो कंडीशन मैंने बताई, इस कंडीशन में बात क्या थी, इस कंडीशन में ये बात थी कि यदि आपसे कहा जाता कि सर प्रेजेंट एज बोला है, क्या ये तो 4 साल बाद की बात कर रहा है ना, नहीं नहीं, यहां पे ना देखो, वही तो मैंने सुमंत बोला, दो कंडीशन है ना क्वेश्चन में। पहली कंडीशन यहां पे जो कह रहा है कि सी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज ए 4 years अगो, यहां पे यदि कॉमा होता, यदि यहां पे कॉमा होता तब हम दोनों को 4 साल पहले ले जाते। 4 years अगो का मतलब ही ए से रिलेट कर रहा है कि जो ए की एज 4 साल पहले थी, जो ए की एज 4 साल पहले थी उसका डबल है सी, 4 साल बाद की बात कर रहा है। कहां पे सर प्रेजेंट एज बोला है, क्या ये तो 4 साल बाद की बात कर रहा है, कहां पे 4 साल बाद की बात कर रहा है, इन 4 years टाइम ए विल बी 31, 4 साल बाद ए 31 होगा।
चलो क्वेश्चन समझ लो, क्वेश्चन में समझा देता हूं दोबारा से। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ए जो है बी का 3 गुना है प्रेजेंट में, ठीक है, और जो सी की एज है वो, मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, यदि इंग्लिश में दिक्कत हो रही है आपको लैंग्वेज समझने में तो मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। जो ए है वो बी का 3 गुना है, जो सी की एज है प्रेजेंट टाइम में वो ए की एज जो 4 साल पहले थी उसका 2 गुना है, ठीक है। सी की जो प्रेजेंट एज है वो ए की एज 4 साल पहले उसका 2 गुना है, यानी यदि बी एक्स है तो ए 3x हो गया और सी आपका इतना हो गया। उसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि 4 साल बाद या 4 साल में जो ए है वो 31 साल का हो जाएगा, यानी ए की जो अभी आयु है वो 3x है, जो अभी आयु है ए की वो 3x है, तो 4 साल बाद यानी +4 = 31। बस ठीक है, हाँ गॉट इट। चलो 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 ठीक है, अच्छी बात है, समझ में आ गया है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ए इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज बी, सी वॉज twice as old as A 4 years ago. In 4 years time, अरे यार सेम क्वेश्चन आ गया है, तो चलो मैं चेंज कर रहा हूं, सेम क्वेश्चन हो गया। ओके, ये वाला क्वेश्चन करो। टुडे इज वरुण्स बर्थडे, 1 year from today he will be twice as old as he was 12 years ago. How old is Varun today? आज वरुण का जन्मदिन है, आज के 1 साल बाद वह 12 साल पहले की तुलना में 2 गुना होगा। वरुण आज कितने साल के हैं? चलिए जल्दी से बताएं। कोशिश करें, कर सकते हैं आप लोग, कोशिश करेंगे तो। नहीं हो रहा है, चलिए ध्यान दें इधर। देखिए आज वरुण का जन्मदिन है, आज से 1 साल बाद वह 12 साल पहले की तुलना में 2 गुना होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। मान लो वरुण की एज आज x है, प्रेजेंट में x है, तो 1 साल बाद कितनी हो जाएगी? x+1 हो जाएगी। 12 साल पहले कितनी रही होगी उसकी एज? x-12 हो जाएगी। दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 12 साल पहले की तुलना में 2 गुना थी, 12 साल पहले की तुलना में 2 गुना थी, यानी ये डबल थी, तो इक्वल करने के लिए इंटू 2 आपको यहां करना पड़ेगा। तो x+1 इज इक्वल टू 2x-24, ठीक है। तो x माइनस 2x इज इक्वल टू -24 -1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25 आ जाएगी। बिल्कुल हेमा, बिल्कुल सही जवाब है आपका, राइट आंसर है। x उसकी प्रेजेंट एज हो गई, 1 साल बाद x+1 हो गई, 12 साल पहले x-12 हो गई। आपसे ये कहा गया है कि x+1 2 गुना था, तो हम यदि इक्वल करना चाहें तो 2 का मल्टीप्लीकेशन इधर करना पड़ेगा, तो आपका x इक्वल टू 25 आ जाएगा। क्लियर है सभी को? किसी का आंसर नहीं आया था, सिर्फ हेमा का आंसर आया था। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट, कोई परेशानी? कम ऑन, जल्दी से बताएं। यस थानी 25 क्लियर है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ स्विच करेंगे अब हम। थ्री फ्रेंड्स हैड डिनर, हिंदी में अवेलेबल नहीं है क्वेश्चन ये वाला। थ्री फ्रेंड्स हैड डिनर एट अ रेस्टोरेंट, 3 दोस्त रेस्टोरेंट में डिनर करने गए। व्हेन द बिल वाज रिसीव्ड, जब बिल आया तो अमिता पेड 2/3 एज मच एज वीना पेड एंड वीना पेड 1/2 एज मच एज तानिया पेड। देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द बिल डिड वीना पे, यानी वीना ने बिल का कितना फ्रैक्शन, है ना, कितने वह भाग जो है पे किया। सर थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था, कोई बात नहीं मंजू, नो प्रॉब्लम। गलतियां यहां होनी चाहिए बट वहां नहीं होनी चाहिए। यहां गलती हुई है तो वो गलतियां वहां नहीं दोहराएंगे, डेफिनेटली, नो प्रॉब्लम। कम ऑन, जल्दी से बताएं। थ्री फ्रेंड्स हैड डिनर एट अ रेस्टोरेंट, when the bill was received Amita paid 2/3 as much as Veena paid and Veena paid 1/2 as much as Tanya paid। वीना ने कितना भाग जो है पे किया है? कम ऑन, एक्सक्यूज मी।
कम ऑन गाइस, जल्दी बताएं क्या आंसर होगा। आसान है यार, एज्यूम कर लो, एक्स एज्यूम कर लो, क्या दिक्कत है। जल्दी करें जल्दी करें। 1/2। गुड इवनिंग सर, वॉच दिस वीडियो। क्या नाम है भाई? गुड इवनिंग मिस्टर, वॉच दिस वीडियो। चलिए, नहीं हो पा रहा है, चलिए ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देर आर 3 फ्रेंड्स, तान्या, वीना और कौन है, और कौन है, अमिता। ठीक है, अब देखिए, अमिता पेड 2/3 एज मच एज वीना पेड, वीना पेड 1/2 एज मच एज तान्या पेड। 1/2 मतलब हाफ पे किया ना वीना ने, तो हम ये एज्यूम कर लेते कि तान्या ने 2x पे किया, तो वीना ने x पे किया होगा, और अमिता ने वीना का 2/3 पे किया, यानी 2/3x पे किया। ठीक है, तो टोटल यदि आप निकालना चाहोगे, तो टोटल निकालने के लिए क्या करोगे, इन तीनों को ऐड कर दोगे भाई, तो 2x प्लस x प्लस 2/3x ऐड कर देंगे, तो 3 आपका एलसीएम हो जाएगा। 3 टू जा 6x प्लस 3x प्लस 2x, तो 3 दो 5 6 3 9 10 11, यानी टोटल आपका हो जाएगा 11x/3। 11x/3 में से वीना ने x पे किया है, यानी x अपॉन 11x/3, x x कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 3/11। तो 3/11 पार्ट जो है वीना ने पे किया है। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था, इजी था, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए थी। चलिए कोई बात नहीं, हो भी गई तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर है सभी को, कंफर्म। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन आपका थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना, मतलब डिफिकल्ट तो नहीं है, आसान है। कोशिश करें इस क्वेश्चन को करने की, मैं क्वेश्चन समझा दे रहा हूं। इन अ क्लास 20% ऑफ द मेंबर्स ओन ओनली 2 कार्स ईच। एक क्लास है, वहां पे जो 20% मेंबर हैं, कोई भी क्लास है, हो सकता है सीनियर क्लास हो या कुछ हो, है ना, वहां पे 20% जो मेंबर हैं, उन उन लोगों के पास दो कारें, हर किसी मेंबर के पास दो कार्स हैं। ठीक है, 40% ऑफ द रिमेनिंग, यानी इन 20 को छोड़ने के बाद जो बचे हुए हैं, उसमें से जो 40% हैं, उन सभी के पास 3 कारें हैं, 3 कार ईच। एंड रिमेनिंग मेंबर, जो इन 40 मतलब जो बचे हुए 40 के बाद जो और बचे हुए हैं, उनके पास 1 कार है। तो जो नीचे दिए गए स्टेटमेंट है, इनमें से कौन सा ठीक होगा? लास्ट में गलत हो गया, कोई बात नहीं सुमन। तो जो नीचे दिए गए स्टेटमेंट हैं, इनमें से कौन सा आपका सही होगा? डेफिनेटली ट्रू फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। चलिए जल्दी से बताएं, सॉल्यूशन करें और देखें कि नीचे में से कौन सा स्टेटमेंट आपका ठीक है। कम ऑन। चलिए जल्दी से बताएं कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। ट्री बनाए, परसेंटेज ट्री बनाए, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने ट्री बनाया था वोट वाले क्वेश्चन में, लिटरेट और इलिटरेट वाले क्वेश्चन में जैसे ट्री बनाया था, वैसा ट्री बनाए, देखें क्या होगा। आसान क्वेश्चन है। बी, ओके, मंजू के अनुसार बी वाला सही है, यानी 40% ऑफ द टोटल मेंबर्स ओन ओनली 1 कार ईच। ओके, बाकी लोग भी बताएं। गाइस उतना डिफिकल्ट तो नहीं है। बी, हेमा का भी आंसर आ गया बी। एनीवन एल्स? चलिए शुरू करते हैं फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना, है ना। मान लेते हैं कि टोटल 100% उस क्लास में मेंबर है, ओके, उसमें से 20% के पास क्या है? 2 कार हैं,
यानी 20% का मतलब 20 ये हो गया और बचेंगे हमारे 80। ठीक है, तो 20% के पास कितनी कार है? 2 कार्स हैं ईच। 80 का जो 40% है, 80 का जो 40% है, यानी 40% यदि यहां होगा तो 60% आपका यहां हो जाएगा। तो जो 80 का 40% है, यानी 8 चक्को 32, यानी 32 के पास, 32% टोटल के पास आपकी कितनी कार है? 3 कार ईच है। बाकी बचे कितने? 8 6 48, यानी 48% के पास क्या बोला गया है? ओनली कहां गया? ओनली वन, एक कार है। तो स्टेटमेंट दूसरा वाला क्या कह रहा है? 48% ऑफ द टोटल मेंबर्स ओन ओनली वन कार ईच, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक होगा, सही होगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें ऑप्शन अवेलेबल है, जरूरी था इसमें ऑप्शन देना। द नंबर ऑफ बॉयज इन अ क्लास इन 3 times is 3 times the number of girls. Which one of the following numbers cannot represent the total number of children in the class? एक कक्षा में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या से 3 गुना अधिक है, 3 गुना है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा में बच्चों की कुल संख्या का प्रतिनिधित्व नहीं करती है? यानी इन चारों ऑप्शन में से वो कौन सा नंबर है जो आपका उस क्लास की टोटल स्ट्रेंथ नहीं बता सकता, नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। चलिए कम ऑन, प्रयास करें, कोशिश करें और बताएं। कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? 42। अच्छा, एनीवन एल्स? 42। चलिए देखिए, लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या यानी बॉयज और गर्ल्स, अनुपात निकाल सकते हैं, रेशियो निकाल सकते हैं, 3:1 है। अब इसका मतलब क्या है? 3:1 का मतलब है कि जो टोटल पार्ट है वो 4 यूनिट है, 3 + 1 4, और 4 में से 3 जो है बॉयज होंगे और 1 जो है गर्ल होगी, यानी 4 आपका टोटल है। यानी जो भी टोटल नंबर रहा होगा, जो भी टोटल आपका नंबर रहेगा, वो नंबर 4 से पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए, तभी तो 3 और 1 की यूनिट एक परफेक्ट वैल्यू आएगी। यदि पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट में आंसर आएगा, तो भाई बॉयज और गर्ल्स पॉइंट में तो हो नहीं सकते, होल नंबर ही आएगा, है ना? तो टोटल 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो टोटल आपके पास इतने सारे ऑप्शन है, 48 4 से डिवाइड होता है, 44 4 से डिवाइड होता है, 44 से डिवाइड होता है, 42 4 से डिवाइड नहीं होता है, यानी जो 42 है वो आपका ये नंबर नहीं हो सकता, यानी उस क्लास की स्ट्रेंथ 42 नहीं हो सकती। ठीक है, समझ में आ गया? चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आयुष वॉज born 2 years after his father's marriage. His mother is 5 years younger than his father, but 20 years older than Ayush, who is 10 years old. यानी आयुष की जो उम्र है वो 10 साल है। तो एट वट एज डिड द फादर गेट मैरिड? क्वेश्चन को समझिए ध्यान से। आयुष वॉज born 2 years आफ्टर हिज फादर्स मैरिज, यानी उसके फादर की मैरिज के 2 वर्ष बाद आयुष का जन्म हुआ। हिज मदर इज 5 years यंगर देन हिज फादर, उसकी जो माता है, उसकी जो मॉम है, वो उसके पापा से, उसके फादर से 5 साल छोटी है ना? आयुष की मदर आयुष के फादर से 5 साल छोटी है, और उसकी जो मदर है वो आयुष से 20 साल बड़ी है ना? 20 साल बड़ी है, 20 years का गैप है दोनों में, है ना? और आयुष की जो उम्र है वो 10 साल है। आपको निकालना है कि उनके जो फादर की जो शादी हुई थी, फादर और मदर की, वो उस समय उसकी फादर की जो एज थी वो क्या थी शादी के टाइम पे, मैरिज के टाइम पे? कम ऑन, जल्दी से बताएं। 25, हिमा का आंसर आ गया 25। ओके, एनीवन एल्स? और कोई बता सकता है?
चलिए क्वेश्चन में रिवर्स चलना है आपको, रिवर्स। ट्वेंटी एट, मंजू का आंसर आया 28। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए। देखिए आयुष की जो एज है वो 10 साल है, ठीक है। जो आयुष है वो 10 साल का है, और आयुष की जो मदर है वो आयुष से कितनी बड़ी है, 20 साल बड़ी है। यानी जो मदर हो जाएंगी वो कितनी हो जाएंगी, 10 + 20 हो जाएंगी, 10 + 20 30 हो जाएंगी, ठीक है। अब आयुष के जो फादर हैं, फादर मदर से 5 साल बड़े हैं, यानी फादर की एज कितनी हो जाएगी, 35 हो जाएगी। अंडरस्टूड है, फादर की एज आपकी 35 हो जाएगी, ठीक है। अब आयुष वॉज बॉर्न 2 years आफ्टर हिज फादर्स मैरिज, यानी जो आयुष का जन्म हुआ वो उसके फादर की मैरिज के 2 साल बाद हुआ। तो फादर की एज 35 है प्रेजेंट टाइम में, मदर की एज 30 है और आयुष की 10 है, ठीक है ना, 10 है, ठीक। अब आयुष की यदि 10 आपकी एज है तो आपको 10 साल पहले चलना पड़ेगा, जब आयुष जन्म हुआ होगा आयुष का। तो आयुष का जन्म का मतलब 35 - 10। तो आयुष के जन्म के समय उसकी जो उसके फादर की एज थी वो 25 थी, और शादी 2 साल पहले हुई है तो 25 - 2, यानी 23 ईयर में आयुष के फादर की शादी हो गई थी, ठीक है। 23 होगा गाइस, 23, बहुत कम उम्र में शादी हो गई, ठीक है। चलो, आयुष 10 साल का था, मदर 20 साल बड़ी तो 30 हो गई, फादर 5 साल बड़े हैं मदर से, 35 हो गए। अब आयुष की उम्र 10 साल है, मदर की उम्र 30 साल है, और फादर की उम्र 35 साल है, 35 ईयर्स है, ठीक है। तो 35, 10 साल पहले हम जाएंगे, जस्ट 10 साल पहले, तो उस समय आयुष का जन्म नहीं हुआ होगा। तो 10 साल पहले जाएंगे तो 25 साल उनके फादर की एज होगी। 2 साल पहले फादर की शादी हुई है तो 25 - 2 23। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको समझ में आ गया है? क्लियर है सभी को? बता दो भाई, क्लियर है? क्लियर है या नहीं है? कम ऑन, सेम क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ क्लास 3/5 ऑफ स्टूडेंट्स आर गर्ल्स एंड रेस्ट आर बॉयज, if 2/9 of the girls and 1/4 of the boys are absent, what part of the total number of students in present is present? हिंदी में यदि बात करूं तो एक कक्षा में 3/5 स्टूडेंट्स गर्ल हैं और बाकी जो बच्चे वो बॉयज हैं, ठीक है। इफ 2/9 ऑफ द गर्ल्स एंड 1/4 ऑफ द बॉयज आर एबसेंट, यानी जो टोटल गर्ल्स हैं उसमें से 2/9 लड़कियां, जो टोटल गर्ल्स हैं उसमें से 2/9, और जो टोटल बॉयज हैं उसमें 1/4 प्रेजेंट है, एबसेंट है माफ कीजिएगा। तो आपको प्रेजेंट स्टूडेंट्स का नंबर निकालना है कि प्रेजेंट आपके कितना पार्ट आपका प्रेजेंट है, आपको ये बताना है। जल्दी से बताएं कितना पार्ट प्रेजेंट है, आपको ये बताना है। कम ऑन, जल्दी से बताएं कितना पार्ट प्रेजेंट है, आपको ये बताना है। चलिए जल्दी से बताएं क्या आंसर होगा। जल्दी बताएं गाइस, जल्दी बताएं। 1 मिनट, क्या हो गया? हाँ, जल्दी बताएं, तब तक मैं डिजाइन करता हूं जरा। आया कोई आंसर? नहीं आया अभी तक? नहीं आ रहा है?
नहीं आ रहा तो अभी बताएं कमेंट सेक्शन में। नहीं आ रहा है, कभी कभी ऐसे फालतू काम करने में बड़ा मजा आता है, जो मैं कर रहा हूँ अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा आप लोगों को। चलिए देखिए, इधर देखिए कैसे क्वेश्चन होगा, इधर ध्यान दीजिए। ठीक है, ओके। इन अ क्लास 3/5 ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स एंड रेस्ट आर बॉयज, है ना। मान लेते हैं कि आपके एक्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो 3/5 जो है गर्ल्स, यानी 3x/5 आपकी क्या हो गई, गर्ल्स हो गई। तो ऑब्वियसली बॉयज क्या होंगे भाई, 5 में से 3 गर्ल्स हैं, तो 2/5x आपके बॉयज हो जाएंगे, यानी आपके गर्ल्स हो गए और ये आपके बॉयज हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ 2/9 ऑफ द गर्ल्स एंड 1/4 ऑफ द बॉयज आर एब्सेंट। अब यहां पे ना आपको टाइम बचाना है, कैसे आप बचाएंगे, तो पहले गर्ल्स की बात करते हैं। टोटल 3/5x गर्ल्स है ना, 3/5x गर्ल्स है। इसमें से 2/9 आपके क्या है, एब्सेंट है। लेकिन आपको नंबर क्या चाहिए, आपको नंबर प्रेजेंट का चाहिए। अब आप समझिए, यदि 2/9 एब्सेंट है तो प्रेजेंट कितने होंगे भाई, अंडरस्टूड है, 9 में से 2 गया 7, 7/9 प्रेजेंट होंगे, है ना। तो 2/9 निकाल के माइनस करने से अच्छा है कि डायरेक्ट आप 7/9 निकालो, यानी 3/5x इंटू 7/9। इतनी गर्ल्स आपकी क्या है, प्रेजेंट है। उसी तरह बॉयज में भी आपको वही करना है, टोटल बॉयज हैं 2/5x, एब्सेंट है 1/4, तो प्रेजेंट होंगे 3/4, यानी इंटू 3/4। ठीक है, देखो 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक, 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो जो आपके प्रेजेंट टोटल स्टूडेंट होंगे वो क्या होंगे आपके 7x/15, ठीक, प्लस 3x/ 5 दूनी 10। ठीक है, अब आप ले लो एलसीएम 30, ठीक, 30 एलसीएम ले लिया तो ये हो जाएगा कितना 52 जा, यानी 7 दूनी 14x 14x प्लस 3 3 जा 9x। 9 और 4 कितना होता है, 9 और 4 13 होता है ना, 23 आपका हो जाएगा ये। ठीक, तो 23x/30 प्रेजेंट है किसमें से, व्हाट पार्ट, x में से, है ना। तो 23x/30 तो भैया x से x कैंसिल हो जाएगा, आंसर आपका क्या बचेगा 23/30, ये आपका आंसर होगा। यानी 23/30 जो बच्चे हैं वो आपके प्रेजेंट हैं। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया होगा। चलो जल्दी से बताओ सब लोग कमेंट सेक्शन में कि समझ में आ गया है, चलो जल्दी बताओ, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, क्विक क्विक, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। गॉट इट, चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, फाइंड द नंबर विच व्हेन एडेड टू इटसेल्फ 13 टाइम्स गिव्स 112। वह संख्या ज्ञात करें जो 13 बार अपने आप को जोड़े और 112 दे। 13 टाइम्स इटसेल्फ एंड गिव्स 112, जल्दी बताइए, चलिए कम ऑन। अरे तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना, जल्दी बताओ। 8 8 8, ओके, विक्रम ने आंसर किया है 8, यानी 8 यानी नंबर 8। चलिए, ओके, तो वह संख्या ज्ञात करें जो 13 बार अपने आप को जोड़े और 112 देता है। ठीक है, तो भाई अ नंबर x ले लिया, उस नंबर का 13 टाइम्स, यानी उसका 13 टाइम उसमें जोड़ दिया, 13x इज इक्वल टू 112 आ गया। ठीक है, तो 13 और x कितना हो जाएगा 14x इज इक्वल टू 112, और x इज इक्वल टू हो जाएगा 112/14, यानी 14/112, x की वैल्यू 8 आ गई। 13 नहीं होगी धानी, 8 होगी। समझ में आ गया, समझ में आ गया सबको। उस नंबर में उस नंबर का 13 टाइम्स ऐड कर दिया, ठीक है, तो 112 आ गया। तो वो नंबर कौन सा होगा, 14x इज इक्वल टू 112 हो जाएगा, x की वैल्यू आपकी 8 आ जाएगी, क्योंकि 14 8 112 होता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सबको समझ में आ गया, क्लियर है सभी को।
क्लियर है सभी को? कम ऑन कम ऑन कम ऑन, जल्दी बताओ भाई, समझ में आया नहीं आया, क्लियर है या नहीं है? इतना टफ तो था नहीं जो क्लियर नहीं होगा। चलो भाई, आज के क्वेश्चंस उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत पसंद आए होंगे। अब आप लोगों का पेपर जो है वो 21 तारीख को है, यानी संडे को है, यानी रविवार को है। ठीक है, आज है 18 तारीख, कल है 19 तारीख और परसों है 20 तारीख। ठीक है, इक्वेशन में थोड़ा गड़बड़ हो गई, कोई बात नहीं। ठीक, तो 18 तारीख की क्लास तो हो चुकी है, आज की क्लास आपकी हो गई। अब आते हैं 19 और 20 तारीख पे। ठीक है, तो 20 तारीख को रात को 9 बजे मेरा आप लोगों को डिस्टर्ब करने का कोई मूड नहीं है, क्योंकि 21 तारीख को आपका पेपर है। जल्दी जल्दी सो जाना, रिलैक्स करना। 20 तारीख की रात को कुछ पढ़ने की, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जितनी तैयारी करनी थी कर ली। देखिए, दो चीजें होती हैं। पहली चीज, कंपटीशन की तैयारी एग्जाम के 1 मिनट पहले भी नहीं होती है, इसीलिए यदि 20 तारीख की रात भर जागे रहोगे, पढ़ते रहोगे, तो उसका कोई फायदा नहीं है। 21 तारीख को उससे एग्जाम खराब ही होगा। जितना पढ़ना था आपने 20 तारीख की शाम तक पढ़ लिया है। 20 तारीख की शाम को आराम करना, सो जाना, कुछ रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। जितना रिवाइज करना है उससे पहले रिवाइज करना। ठीक है, तो कल 19 तारीख को आपकी अंतिम क्लास होगी। ठीक है, बाकी कल आप लोगों से मिलेंगे, बहुत सारी ढेर सारी बातें भी करेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है ना? हाँ, तो कल अंतिम क्लास रहेगी। 20 तारीख को मेरा कोई मूड नहीं है आप लोगों को डिस्टर्ब करने का। आप लोग आराम करेंगे, है ना? कुछ नया पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। कल की क्लास में क्या होने वाला है? कल की क्लास में हम लोग सारे टॉपिक जितने भी आपके सिलेबस में है, जो मैंने करवाए हुए हैं, उन सभी टॉपिक का एक ब्रीफिंग देखेंगे। कुछ नया नहीं पढ़ेंगे, जो टॉपिक मैंने करवाए हैं उसका एक ब्रीफिंग देखेंगे, किसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होना है, कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, ठीक, तो ये सारी चीजें हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो कोशिश करना कल की क्लास में जरूर आओ, है ना? जो भी डाउट्स आप कुछ पूछना चाहते हो तो कल की क्लास में आप लोग पूछ सकते हो। ठीक, कल की क्लास में शुरू से लेकर एंड तक सारे टॉपिक हम लोग लेंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या चीजें हमने इससे पहले पढ़ी हुई हैं। बहुत ब्रीफिंग में करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। तो 20 को तो मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करने वाला हूं। कल अंतिम क्लास है। पिछले करीब 60 दिनों से हम लोग पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा भी, और इसके बाद पता नहीं मुलाकात होगी नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग क्यूट्रिक से जुड़े, चाहे यूट्यूब पे सर्च करके जुड़े या किसी से रिकमेंडेशन से जुड़े, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा भी। बाकी इसके बारे में कल बात करेंगे। ठीक है, मैं तो रिलैक्स ही हूँ, रीजनिंग के एल्स कुछ पढ़ा ही नहीं ठीक से। अच्छा विक्रम, ओके, तो कोई बात नहीं। देखो, जो आपने पढ़ा है ना यहाँ पे, रीजनिंग, मैथ, जो भी आपने पढ़ा है, जो भी चीजें आपने सीखी हैं, है ना, वो लाइफ टाइम काम आएंगी। इस एग्जाम के अलावा भी तो एग्जाम दोगे, यदि सिलेक्शन हो गया तब भी फॉर द हायर जॉब एग्जाम दोगे, अच्छी जॉब के लिए एग्जाम दोगे। ठीक है, तो ये सब चीजें आपके काम आने वाली हैं। ये जो चीज है ना, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रीजनिंग, ये हर एग्जाम में आता है। ठीक है, सेंड ऑफ सेरेमनी, फेयरवेल, फेयरवेल, अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। तो यही रहेगा। ठीक है ना, कल रात को 9 बजे हम लोग यही डिस्कस करेंगे, और एक छोटा सा आप लोगों के लिए मोटिवेशन भी हो जाएगा, और बातचीत करेंगे कल शाम। ठीक है, हाँ, तो फिर आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं, कल मिलते हैं। ठीक है, कल मिलते हैं। हाँ जी, कल मिलते हैं। कल एक काम मैं प्लान कर रहा था कि हम कुछ ऐसा करें कि लाइक जूम या उसमें मिल लें। चलिए, वो बाद में डिस्कस करेंगे, टेलीग्राम में डिस्कस कर लेंगे। यदि आप लोग कुछ पूछना चाहें तो आप उसमें ओरली पूछ पाएंगे। ठीक है, हाँ, चलिए देखते हैं, वो बात की बात है। अभी फिलहाल कल का देखते हैं, कल 9 बजे फिर से मिलेंगे, अंतिम क्लास कल रखेंगे हमारी। हाँ, चलो, बाय बाय, टेक केयर गाइस, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, अपना ध्यान रखिए।